ना EBV स्टार्ट करने लगी तो ये जो है इसको किसिंग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होती है, टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, सारी इसकी वो है मैनिफेस्टेशंस है। ये क्या कर सकता है, ये ट्यूमर्स कर सकता है जिसमें बर्किट लिम्फोमा आता है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, टी-सेल लिम्फोमा आ सकता है, होजकिन लिम्फोमा आ सकता है और रेयर केसेस में सार्कोमास भी आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स। ये क्या करता है, ये जैसे ही आता है ना सेल में, ये CD21 रिसेप्टर्स के थ्रू अटैच करता है सेल के साथ, बी सेल के साथ, और इंजेस्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है आगे जाके बी सेल्स को। अब वहाँ पे जाके ये लेटेंट, ठीक है, लेटेंसी आ जाती है इसके अंदर, और ये आगे से फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेगा खुद, लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन करता है बी सेल्स की, और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन के साथ इसके खुद की भी जो जीनोम है वो इंक्रीज करता रहता है। अच्छा, अब जो है ये प्रोलिफरेशन किस तरह से होती है, इसमें हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं वायरस के ऐसे। एक तो हमारे पास है कि LMP1 जो है जीन है, इसके अलावा EBNA2 इनको प्रोटीन है, इसके अलावा साइटोकिन IN10 जो है, वाइरंग साइटोकिन IN10, वाइरंग IN10, ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है। अब LMP जो है ये लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1 है। इसका क्या काम होता है, ये हमारे पास जो है CD40, हमारे पास जो है ना नॉर्मली CD40 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बी सेल्स पे CD40 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ आके टी सेल्स के CD40 लिगेंड आके लगता है, CD40 लिगेंड इन CD40 रिसेप्टर्स के साथ आके लगता है, और इसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन होती है और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है। LMP का क्या काम है कि ये जाके मिमिक करती है इस CD40 के एक्शन को, ठीक है, ये मिमिक कर रही है इसके एक्शन को, और बी सेल की प्रोलिफरेशन फिर करा रही है, और बी सेल की प्रोलिफरेशन इस तरह से करा रही है कि जैकस्टैट पाथवे जो कि एक्टिवेट होता है CD40 से, उसको एक्टिवेट करा के और NF-κB पाथवे के थ्रू ये जो है ये करती है, ठीक है। तो ये LMP1 का फंक्शन हो गया और इसकी वजह से प्रोलिफरेशन बी सेल की हो गई है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है EBNA2 प्रोटीन जो है वायरंग, ये क्या कर रही है, ये हमारे पास जो है, अच्छा अब ये जो EBNA2 आ गया ना हमारे पास, कहाँ पे गया, अच्छा EBNA2 जो है ना ये SRC को एक्टिवेट, फैमिली को एक्टिवेट करा रहा है, और इसके अलावा साइक्लिन D को, और ये भी प्रोलिफरेशन में आगे से हेल्प करता है। फिर साइटोकिन इंटरल्यूकिन 10 जो है ये पायरेटेड कॉपी है, जो कि हमारे इंटरल्यूकिन की पायरेटेड कॉपी है, होस्ट के जीनोम से ये लेता है इसको, इंटरल्यूकिन 10 को, पायरेटेड कॉपी होस्ट के उसकी है इंटरल्यूकिन की। अच्छा, अब ये हमारे से मिलता जुलता है, इसलिए मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स जो हैं ये इसको पहचान नहीं पाते, ठीक है, और इसकी वजह से जो ये मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, तो ये जो आगे से टी सेल्स की एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसको पहचान नहीं पा रहे। तो इंटरल्यूकिन 10 का ये काम है, ये तीन काम इनके हो गए। उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव पर्सन है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसमें ये कोई इतना खास इन्फेक्शन नहीं करते, क्योंकि हमारा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो इसको ईट अप कर लेंगे। उन इन्फेक्टेड जो टी सेल्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये इन्फेक्टेड बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसके अलावा क्या होता है कि इन्फेक्टेड बी सेल खुद ही, ये जो वायरस है इन्फेक्टेड बी सेल खुद ही जो है, बी सेल जो है वायरस की जो प्रोटीन्स हैं जैसे LMP1 है या फिर जो है EBNA2 है, इनकी डाउन रेगुलेशन कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल पर्सनस का है वो इसको एवेड कर लेता है, इस वायरस से कुछ इसको इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास कुछ इम्यून कॉम्पिटेंस जिनमें कम हो जाए, जैसे मलेरिया के पेशेंट है, इम्यून कॉम्पिटेंस उनमें कम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इतने नहीं रहे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब ख़त्म हो गए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब इतने हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है ये कुछ को इंजेस्ट कर गए, कुछ को डिस्ट्रॉय कर गए, साइटोटॉक्सिक ये कुछ को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो एब्स्टेन बाग वायरस के इन्फेक्टेड बी सेल हैं उनमें से कुछ को ये जो है ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन कुछ जो हैं इवेड कर जाएंगे इससे। ये जो इन्फेक्टेड बी सेल हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होंगे, उनकी स्मॉल पॉपुलेशन वो आगे से जाके लिम्फोमा करेगी, ठीक है। तो इसमें यह हुआ इम्यून कॉम्पिटेंट जो पेशेंट है उनके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, कॉम्पिटेंस जिनकी कम हुई पड़ी है, जिनकी इम्यून कॉम्पिटेंस कम हुई पड़ी है, उनके साथ क्या होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो
कुछ EBV जो बी सेल इन्फेक्टेड बी सेल हैं उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो बी सेल इन्फेक्टेड बी सेल हैं वो वेड कर जाते हैं, वो फर्दर लिम्फोमा कॉज करते हैं। और ये लिम्फोमा किस तरह से होता है, ये जो है वेड करके लिम्फोमा किस तरह से करते हैं, ये ट्रांसलोकेशन होती है 8-14, उसकी वजह से मिक प्रोटीन जो है ये आगे से ऑन्कोजेनिक हो जाती है। मिक प्रोटीन ये आगे से सारा लिम्फोमा वगैरह कराएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ एरियाज में ये एंडेमिक होता है, जैसे कि अफ्रीका वगैरह में ये बर्किट लिम्फोमा जो है, और उन सब में जो एंडेमिक एरियाज उनमें जो रीज़न है वो एप्स्टेन वायरस ही है, लेकिन जो नॉन एंडेमिक एरियाज हैं उसमें कोई रैंडम रीज़न होती है बर्किट लिम्फोमा की। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या होता है कि अच्छा, अब जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इनमें क्या करेगा कि बर्किट लिम्फोमा जो कि मिक की प्रोटीन की वजह से होता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में मिक जीन जो है इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता, ये लैक करते हैं, लेकिन ये किस तरह से ट्यूमर कर रहे हैं, ये LMP1 की वजह से या फिर EBNA2 की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर्स आते हैं EBNA2 की वजह से, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में ये मिक का कोई रोग नहीं होता। ये लेस इम्यून कॉम्पिटेंस जो है ना उनमें मिक का रोग होता है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में मिक का कोई रोग नहीं होता। इसमें जो है LMP1 और EBNA2 का रोग होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में ये है कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इसी वजह से होता है, EBV की वजह से, ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से। जो बर्किट लिम्फोमा था ना हमारे पास, वो क्या होगा था, वो जो है जो एंडेमिक एरियाज हैं उनमें जो है ये EBV हो रहा था, EBV की वजह से बर्किट लिम्फोमा हो रहा था, और नॉन एंडेमिक एरियाज में बर्किट लिम्फोमा किसी रैंडम कोज की वजह से होता था। लेकिन नेजोफेरेंजियल जो कार्सिनोमा है थ्रू आउट द वर्ल्ड ये EBV की वजह से ही होता है। और इसके अलावा जो है इसमें LMP1 एक्सप्रेस हुई होती है, ज़्यादा हुई होती है, तो LMP1 जो है आगे से करती है कि NF-κB पाथवे को एक्टिवेट कराती है, और इसकी वजह से एंजाइम मेटागोप्रोटीन्स इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का। और ये जो एंजाइम मेटागोप्रोटीन्स हैं ये उसमें मैट्रिक्स वगैरह में मैट्रिक्स प्रोडक्शन इन सब में इन्वॉल्व होती है। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये भी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों की वजह से फर्दर कैंसर हो जाता है। तो ये जो है कार्सिनोजेनेसिस वगैरह जो है, कैंसर क्या है, ऑन्कोजेनेसिस वगैरह ये करा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 सिनेरियोज आए, एक में था कि नॉर्मल जो थे, नॉर्मल इंडिविजुअल थे, उन्होंने क्या किया कि उनकी हमारे पास नॉर्मल हेल्दी में साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसने जाके बी सेल को इन्फेक्टेड को किल कर दिया, या इन्फेक्टेड बी सेल ने खुद ही LMP1 और EBNA2 इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर इम्यून कॉम्पिटेंट जो जिनकी कॉम्पिटेंसी कम हुई पड़ी है, उनका क्या है कि साइटोटॉक्सिक सेल ने इंजेस्ट किया कुछ को, लेकिन कुछ इवेड कर गई, उसकी वजह से ट्रांसलोकेशन 8-14 जीन में आई, फिर मिक प्रोटीन की जो है ये हुआ, फिर इसने आगे से जाके मिक प्रोटीन ने आगे से जाके लिम्फोमा कर दिया। उसके बाद जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसमें क्या हुआ, LMP1 और EBNA2 इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, और मिक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, फिर इसकी वजह से हुआ। फिर नेजोफेरेंजियल जो है उसमें LMP1 का एक्सप्रेशन ज़्यादा है, NF-κB पाथवे एक्टिवेट कराया, एंजाइम और ये सारा कुछ हो गया, एंजाइम मेटागोप्रोटीन एक्टिवेट और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हुआ। बस यही है इसमें।